हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आज की हमारी कहानी का मौजू है भूत बंगला। शहर से सहारनपुर गाँव काफ़ी दूर था, कम से कम 120 किलोमीटर के फासले पर। लेकिन आदिल की बीवी इरम बस जिद थी कि उसे अपने मामू का गांव धूत देखना है, क्योंकि वो बचपन में अपने अब्बू के साथ स्कूल की छुट्टियों में वहां गई थी। फिर स्कूल से कॉलेज दाखिल होगी। पढ़ाई में ऐसी लगी कि कभी गांव का ख्याल नहीं आया। बीए करने के बाद उसके वालिदैन ने उसकी शादी कर दी। उसने अपने शोहर से कहा, शादी को पूरे 7 माह हो गए हैं, 2 माह से तुम्हें कह रही हूँ लेकिन तुम मानते ही नहीं। और फिर आदिल मान गया, क्योंकि औरत हमेशा अपनी बात मनवा लेती है। आदिल पसंद नहीं कर रहा था उस कदर लंबा सफ़र करके अब उसके मामू के गांव सहारनपुर जाए, लेकिन वो मजबूरन अपनी बीवी के को, जिस इसकी बहुत लाडली थी बीवी थी, की बात मानकर सहारनपुर के लिए रवाना हो गया। दोनों मियाँ बीवी का सफ़र करते करते 1 घंटा हो चुका था। इरम बहुत खुश थी, क्योंकि इसकी माँ की बेटी से इसकी बचपन से बहुत अच्छी दोस्ती थी। और उसने सुना था कि अभी तक उससे शादी नहीं हुई। उसकी अम्मी कहती थी कि उसे रिश्ता पसंद नहीं आता। उसके मामू की लड़की का नाम आसवा था। उन्होंने तकरीबन 80 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया। गाड़ी गर्म हो चुकी थी। वो छोटी सड़क पर आए थे। अभी गांव कम से कम 10 किलोमीटर दूर था। एक तरफ रेगिस्तान था, टीले थे, और बाएं हाथ कुछ दरख्तों का सिलसिला था। जब गाड़ी गर्म होकर बंद होगी तो आदिल परेशान हो गया। उसने बोनट खोलकर पानी चेक किया। उसके एहसास हुआ कि पानी खत्म हो जाने की वजह से गाड़ी गर्म होना होकर बंद हो गई है। इरम परेशान होकर बोली, क्या हुआ? आदिल ने जवाब दिया, गाड़ी में पानी खत्म हो गया है और यहाँ दूर तक पानी मिलने का इम्कान नहीं। इरम परेशान हो गई और बोली, आपको घर से पानी का डिब्बा लेकर चलना चाहिए था। आदिल बोला, डिब्बा तो है, सोचा था कि रास्ते में कहीं भर लूँगा, लेकिन मौका नहीं मिला। इतना कहकर आदिल ने दरख्तों की तरफ नज़रें दौड़ाई। उसने तो उसे दरख्तों से बहुत परे एक छोटी सी टीले पर एक घर नजर आया। वो शकिस्ता था और उसके गिर्द काफ़ी दरख्त थे, लेकिन दरख्त उस घर से कुछ फासले पर थे। आदिल कहने लगा, इरम, वो टीले पर कोई घर नज़र आ रहा है, शायद वहाँ कोई रहता है। मैं डिब्बा लेकर पानी तलाश करता हूँ, शायद वहाँ वहाँ से मिल जाए। तुम ऐसा करो, मेरे वापस आने तक गाड़ी में बैठो। इरम परेशान होकर बोली, नहीं आदिल, मैं अकेली गाड़ी में नहीं बैठूंगी, मुझे डर लगेगा। आदिल ने कुछ सोचा, फिर बोला, अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ ही चलो। इतना कहकर इसने इरम को बाहर आने में मदद दी। गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया, डिब्बा लेकर सड़क पर नीचे उतर गया। दोनों मियाँ बीवी इस टीले की तरफ बढ़ते जा रहे थे। यहाँ उन्हें घर नजर आया था। दोनों दोनों ऊपर चढ़ते चले गए और फिर एक कुछ हमवार रास्ता आ गया। साफ सुथरा रास्ता था। मकान के इर्द गिर्द बहुत सफाई थी, जैसे किसी ने झाड़ू दिया हो। सफ़ेदी की गई थी। ऐसा लगता था जैसे सफ़ेदी ताज़ा हो। अलबत्ता मकान की ईंटें बता रही थी घर बहुत पुराना है। सफ़ेद इमारत का दाखिली दरवाज़ा सब्ज रंग का था। दरवाज़ा बंद था। इरम बोली, क्या अंदर चलना है? आदिल बोला, अरे नहीं बाबा, पहले दस्तक देंगे तो, जो शरीफों का काम है। तुम देख रही हो कि हम मकान तरोताज़ा है, जैसे कुछ दिन कबल ही सफेदी कराई गई है। इस कच्ची ज़मीन पर इर्द गिर्द भी झाड़ू दिया गया है। अच्छा, मैं देख रही हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं, तुम दस्तक दो। इरम ने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, क्योंकि उसे आदिल का ये अंदाज़ बहुत बुरा लगा था। जब वो उसे बच्चों की तरफ तरह समझाने लगता था। इधर आदिल ने दरवाजे पर गाड़ी की चाबी से दस्तक दी, क्योंकि दरवाज़ा लकड़ी का बना हुआ था, जिसे मुगलिया दौर का हो, क्योंकि इस पर नक्शा नगारी मौजूद थे। की आवाज़ इर्द गिर्द सन्नाटे में बहुत तेज उभरी थी। कौन है भाई? अंदर से आवाज़ उभरी और फिर एक 60 साल का बूढ़ा इंसान दोनों के सामने खड़ा था। आदिल ने उसे सलाम किया और जिसका उसने जवाब ना दिया, और बोला, काम की बात करो। आदिल कहने लगा, इधर सड़क पर हमारी गाड़ी खड़ी है, इसमें पानी ख़त्म हो गया है। अगर आप बुरा ना माने तो ये डिब्बा पानी से भर दें। बूढ़ा बोला, तुम्हें कैसे इल्म है कि इस वीराने में पानी हो सकता है? आदिल मुस्कुरा कर बोला, आप यहाँ रहते हैं, पानी भी पीते होंगे। बूढ़ा पहली बार मुस्कुराया, फिर बोला, अंदर जाओ। लेकिन इरम ने आदिल का बाजू पकड़ लिया। सरगोशाना अंदाज में बोली, हो ना हो अंदर मत जाना, यह पानी यहीं पर ले आओ। अचानक बूढ़े ने इरम को घूरा और बोला, तुम्हारे बाप का मुलाजिम हूँ क्या? हाँ बोलो, पानी भी भर दूँ और उठा कर भी लाऊं? आदिल बोला,
सॉरी सर, ये मेरी बीवी है, कुछ डरी रही है। बूढ़ा बोला, औरत बातें बहुत करती है लेकिन बहुत ही कमज़ोर है, पानी लेना है तो अंदर आ जाओ। इतना कहकर बूढ़ा अंदर चला गया। आदिल बोला, आओ चलते हैं, ये हमको मुंह में नहीं डाल लेगा। और फिर इरम का हाथ पकड़ा और दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया। ये बड़ा सा सहन था। दाएं बाएं दो कमरे बने हुए थे जिसके दरवाजे लकड़ी के थे। पुराने ज़माने के नक्शो निगार इस दरवाजे पर बने हुए थे। अचानक एक कमरे का दरवाज़ा खुला और एक औरत बाहर निकल आई। उसने दोनों को देख मुस्कुरा कर देखा और दो औरत भी 50 साल से कम की थी। वो कहने लगी, तो आप मेहमान हैं, मेरा शौहर कह रहा है कि आपको पानी चाहिए। आदिल में भी जवाबन मुस्कुराया और बोला, जी हाँ आंटी, अगर जहमत ना हो तो बता दीजिए कि पानी कहाँ है, हम खुद पानी इस डिब्बे में भर लेंगे। औरत मुस्कुराई और बोली, यहाँ इस वीराने में पानी कहाँ से आएगा, यहाँ से 1 मील दूर पहाड़ी नाला है, हम वहाँ से पानी लाते हैं और सामने घड़ा है, इसमें पानी है, जिस कदर चाहिए ले लो। आदिल ने देखा, वाकई सहन के एक कोने में घड़ा पड़ा हुआ था। मिट्टी के बर्तन से इसका मुंह ढांप दिया गया था। आदिल ने डिब्बे में पानी भरा और हैरत अंगेज बात ये हुई कि उसने देखा कि घड़े के को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके अंदर पानी जिस कदर था इतना ही था। औरत बोली, पानी भर लिया तो बैठे, आप लग हमारे मेहमान हैं। कभी कभार लोग रास्ता भटक कर या किसी ज़रूरत के तहत इधर आ जाते हैं, हमको बहुत खुशी होती है। मेरा शौहर कुछ सड़ियल सा है, आओ अंदर कमरे में आ जाओ, मैं कुछ खिलाए पिलाए बगैर वापस नहीं जाने दूंगी। इरम एकदम मुस्कुरा पड़ी क्योंकि उसे औरत पसंद आई थी। उसने लिहाजा वो आदिल से बोली, इसका दिल रखने के लिए वैसे भी सफ़र से थक गए हैं, क्यों ना कुछ देर रुक जाएं, आंटी भी खुश हो जाएंगी। आदिल ने कोई जवाब ना दिया क्योंकि वो घड़े का पानी कम से कम ना होने की वजह से परेशान हो गया था। वो सोच रहा था, डिब्बे में पानी भरने से घड़ा खाली हो जाना चाहिए, लेकिन घड़े में पानी इतना ही था कि ये असरार क्या असरार था। इरम उसे सोच में डूबा देख कर बोली, अरे मैं क्या क्या कह रही हूँ, तुम क्या सोच रहे हो। आदिल हड़बड़ा कर बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, आंटी को का दिल रख लेना चाहिए, लेकिन हम बहुत जल्दी में है, अभी सहारनपुर 10 मील दूर है, इस रास्ते में अंधेरा हो सकता है। आदिल ने उज़र पेश किया क्योंकि वो वहाँ रुकना नहीं चाहता था। आओ बेटी अंदर आ जाओ, औरत हस्बे मामूल मुस्कुरा कर बोली। बूढ़ा वापस नहीं आया था। अचानक आदिल बोला, आपके शौहर हमें यूं रुकने से नाराज़ होंगे। औरत बोली, अरे नहीं बेटा, वो इस कदर भी सड़ियल नहीं है कि मेहमान नवाजी को पसंद नहीं करती हूँ, बस मिजाज के खिलाफ बात बर्दाश्त नहीं करते, अंदर आ जाओ। आदिल बोला, नहीं आंटी शुक्रिया, अभी हमने बहुत सफ़र करना है, वापसी पर ज़रूर ठहरेंगे। अचानक अंदर से आवाज़ उभरी, अरे नहीं ठहरे तो मिन्नतें क्यों कर रही हो, जाने दो, ये बूढ़े की आवाज़ थी। और इरम एकदम शौहर को घूर कर बोली, ठहर जाते हैं, इस कदर नखरे क्यों दिखा रहे हैं। आदिल ने उसे घूरा और बोला, सहारनपुर यहीं से काफ़ी दूर है और रास्ते में अंधेरा हो जाएगा, अंदर की सड़क है, बिजली का इंतज़ाम नहीं, स्ट्रीट लाइट भी नहीं होगी, सफ़र करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इनकार कर रहा हूँ। आदिल घड़े की तरफ देखते हुए बोला, क्यों, घड़े ने इसे मशकूक कर दिया था। घड़ा बड़ा नहीं था, बस इसके अंदर का पानी इस कदर ही था कि जिस कदर डिब्बे में आया था, लेकिन घड़े का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो वैसे ही भरा हुआ था। आदिल का मशकूक हो जाना एक कदरे अमर था। ये बात इरम नहीं समझ पा रही थी कि आदिल क्यों इनकार कर रहा है। अचानक बूढ़ा बाहर निकल आया और बोला, अगर मेहमान नहीं ठहरना चाहते तो इनको ज़बरदस्ती क्यों ठहरने कह रही हो। इरम एकदम बोल पड़ी, नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, असल बात यह है कि सहारनपुर ज़रा दूर है, सफ़र लंबा है। और औरत बोली, और कुछ नहीं, आओ तुम्हें ठंडा सा मशरूब पिलाऊं, मैंने अपने हाथों से बनाया है। इरम आदिल की तरफ देखकर बोली, आओ आदिल, आंटी इस कदर मोहब्बत से कह रही हैं तो चंद लम्हे रुक जाते हैं। इरम ने आदिल का हाथ पकड़ लिया। अब आदिल मजबूर हो गया था कि उसे कुछ समझता कि वो क्या महसूस कर रहा है। वो जाहिर भी नहीं होने देना चाहता था, बस यही चाहता है कि इस कदर इस घर से निकल जाए, लेकिन इरम ज़बरदस्ती कर रही थी और वो ना चाहते हुए मजबूरन उसके साथ अंदर की तरफ चल पड़ा।
پانی کا ڈبہ اس نے وہیں صحن میں رکھ دیا۔ ارم اور اس عورت کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ بوڑھا پہلے ہی اندر جا چکا تھا اور صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ بڑا خوبصورت کمرہ تھا۔ بہترین بیڈ، صوفہ سیٹ، ڈریسنگ ٹیبل، کپڑے کی الماری، بہترین سامان سے بھرا ہوا بیڈ روم تھا۔ ارم کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ اس قدر قیمتی سامان تو خود ان کے پاس بھی نہیں تھا۔ آؤ بیٹھو، مہمان ہو، میں تمہارے لیے مشروب لاتی ہوں۔ عورت اتنا کہہ کر باہر نکل گئی اور ارم عادل کا ہاتھ پکڑ کر بوڑھے کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی اور بولی، انکل بہت قیمتی سامان ہے، کیا آپ یہاں تنہا رہتے ہیں؟ بوڑھے نے جواب دیا، نہیں، ہمارا پورا خاندان رہتا ہے۔ عادل گھبرا کر بولا، کہاں ہے وہ؟ بوڑھے نے جواب دیا، ادھر نیچے باغ ہے، وہاں ہے، موج مستی کر رہے ہیں۔ ارم بولی، ضروریات زندگی کی چیزیں کہاں سے لاتے ہیں؟ شہر سے۔ بوڑھا اس بار مسکرایا تھا۔ اس نے عادل بہت پریشان تھا، بولا، انکل آپ لوگ بہت اچھے ہیں، یہ میری بیوی کو سفر کا مشکل کا علم نہیں۔ ارم تیزی سے بولی، علم ہے، لیکن آنٹی نے اس قدر محبت سے کہا تو میں نے اپنے آپ کو روک نہیں پائی۔ ابھی آنٹی آتی ہیں تو مشروب پی کر واپس چلے جاتے ہیں۔ بوڑھا بولا، آپ لوگ بیٹھیں، آنٹی آتی ہوں گی، میں ذرا بچوں کا پتہ کر لوں۔ اتنا کہہ کر بوڑھا باہر نکل گیا۔ عادل ارم کو گھور کر بولا، جس قدر جلدی ہو سکے یہاں سے نکل چلو، یہ انسان نہیں ہے۔ کو کیا مطلب؟ ارم حیرت سے بولی، لو بیٹی، مشروب آ گیا۔ عورت 2 بلور گلاسوں میں جوس لے آئی تھی، جیسے انار کا جوس تھا، سرخ رنگ کا۔ عادل ایک دم کھڑا ہو گیا اور بولا، آنٹی آپ کا بہت بہت شکریہ، پھر پئیں گے۔ ارم بھی گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ تب عورت حیرت سے بولی، کیا ہوا تم لوگوں کو؟ ارم جو کچھ نہیں سمجھ پا رہی تھی، عادل کی گھبراہٹ کو دیکھتے ہوئے بولی، ہاں آنٹی پھر صحیح۔ عورت مسکرا کر بولی، پھر کیوں؟ پتہ نہیں، پھر تم دونوں کا یہاں سے گزر ہوئی نہ ہو، چلو اچھا بچوں کی طرح سے مشروب پی لو، اچھے بچوں کی طرح مشروب پی لو۔ عادل نے ارم کا ہاتھ پکڑا اور بولا، آؤ ارم چلیں، یہ لوگ بہت بڑے مہمان نواز ہیں، مشروب پھر پی لیں گے۔ اتنا کہہ کر عادل نے باہر کی طرف قدم بڑھایا تو سامنے بوڑھا کھڑا تھا۔ اس بار وہ انہیں گھور رہا تھا۔ عادل بوڑھے کو مخاطب کر کے بولا، انکل پلیز راستہ چھوڑ دیں۔ بوڑھا بولا، کیوں، کیا ہوا؟ ہماری بیوی مہمان نوازی کر رہی ہے اور تم لوگ بھاگ رہے ہو۔ عادل بولا، شاید ہم غلط جگہ آ گئے ہیں اور ہم کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ بوڑھا دونوں کو گھور کر بولا، جب آ چکے ہو تو پھر ہماری مرضی سے جاؤ گے۔ عادل بولا، ہم شریف لوگ ہیں، جان بوجھ کر ادھر نہیں آئے، مصیبت سے آئے ہیں، آپ ہم کو معاف کر دیں، آپ کو ڈسٹرب کیا۔ عورت نے ارم کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، بیٹی تمہارا شوہر بیوقوف ہے، یہ مشروب تم پی لو۔ عادل ایک دم بولا، نہیں ارم مت پینا۔ ارم پریشان ہوگی کیونکہ وہ اتنا سمجھ گئی تھی کہ اس میں کوئی زیادہ گڑبڑ ہے۔ اچانک عورت عادل سے مخاطب ہو کر بولی، تم ہم کو کیا کہتے ہو؟ عادل بولا، میں نے گھڑے سے پانی لیا، گھڑا اب بھی بھرا ہوا ہے، لہٰذا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کیوں رکنا نہیں چاہتے، کیونکہ خوف زدہ ہیں۔ بوڑھا مسکرا کر بولا، ارے بابا، ہم بھوت ہیں اور تم ہمارے مہمان ہو، ڈر کیوں رہے ہو؟ ہم لوگ مہمانوں کو کچھ نہیں کہتے، تمہارے لیے پانی کا انتظام کیا ہے، تم کس قدر ناشکرے ہو، چلو ہماری بیوی کے ہاتھوں کا بنا ہوا شربت پی لو۔ عادل گڑ گڑا کر بولا، بھوت صاحب، ہم نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، ہم کو جانے دیجیے۔ اور تب عورت مسکرا پڑی۔ ارم بھوت کا نام سن کر جیسے غش کھا گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بے ہوش ہو جاتی، عادل نے اسے مضبوطی سے ہاتھوں سے تھام لیا اور باہر کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، خدا حافظ انکل، آپ کی مہربانی کہ آپ نے ہم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ بوڑھا مسکرا پڑا اور پھر عورت بولی، آؤ بیٹی، تم محبت سے گلے تو لگ جاؤ نا۔ نہیں، ارم کانپتے ہوئے بولی، اس قدر خوفزدہ ہو چکی تھی کہ اس کا پورا وجود بری طرح کانپ رہا تھا۔ ارم نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ لیے اور عادل کے ساتھ لڑکھڑاتی ہوئی باہر نکل آئی۔ بوڑھا کہنے لگا، مجھے افسوس ہے کہ تم دونوں نے اپنی آنٹی کا مشروب نہیں پیا۔ ارے بابا، ہم شریف لوگوں کو کچھ نہیں کہتے، تم دونوں غلطی سے آ گئے تھے، اس لیے تم کو کچھ نہیں کہا، آپ کی محبت اور مہربانی۔ عادل پھنسی پھنسی آواز میں بولا۔ ارم کا ہاتھ پکڑے بھوت بنگلے سے باہر آ گیا۔ باہر وہی سین تھا۔ ارم بے جان ہو چکی تھی، خوف سے جیسے اس کا خون نچوڑ لیا ہے۔ وہ قدم اٹھانا چاہتی لیکن قدم جسے من کے ہو گئے تھے۔ تیز چلو، عادل کرایا اور ارم سے وہیں گر پڑی۔ تب عادل پریشان ہو گیا، پانی کا ڈبہ اندر رہ گیا تھا، انہوں نے اپنی جان کی پڑی تھی۔ عادل نے ارم کو ہوش میں لانے کے لیے بہت کوشش کی لیکن وہ ہوش میں نہ آئی۔ تب
आदिल ने उसे अपने कंधे पर उठा लिया, टीले से नीचे उतरना शुरू कर दिया। वो खुद भी बहुत ज़्यादा खौफजदा हो चुका था, अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। जब वो नीचे उतर आया तो उसकी गाड़ी की तरफ देखा तो सड़क के किनारे खड़ी थी। आदिल ने दरवाज़ा खोला, इरम को गाड़ी में डाल दिया। फिर उसने खामखा गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की तो हैरत अंगेज तौर पर गाड़ी स्टार्ट हो गई, एकदम आगे बढ़ गई। उफ मेरे खुदाया, तेरा शुक्र है जान बच गई। गाड़ी भी स्टार्ट हो गई। ऐ इरम, आदिल जोर से चीखा और इरम की आंखें खुल गईं। इसे चलती हुई गाड़ी को देखा, उठकर बैठ गई। हम बच गए, आदिल जोर से चीखा। इरम ने कांपते हुए कहा, उफ हम यहाँ कैसे पहुंचे? आदिल ने जवाब दिया, तुमको कंधे पर उठा कर लाया हूँ और हम भूतों से बच गए हैं। अच्छा, इरम बोली, अच्छा किया हमने लोगों से मशरूब नहीं पिया, ये तुम्हारी मेहरबानी है। मैं ज़बरदस्ती मेहमान बन बैठी थी। हैरत अंगेज़ बात यह है कि गाड़ी खुद ब खुद ठीक हो गई, लेकिन तुम कैसे इल्म है कि वो भूत थे? आदिल ने जवाब दिया, जब मैंने घड़े के पानी से डिब्बा भरा, फिर घड़े का पानी कम नहीं हुआ था और भूत भी शरीफ थे। डिब्बा भर लिया लेकिन घड़ा भरा हुआ था। वही शक पड़ गया कि हम किसी इंसान के मेहमान नहीं हैं। इरम खुदा का शुक्र अदा करते हुए बोली, या अल्लाह तू मेहरबान है, तेरा लाख लाख शुक्र है, मुसीबत से छुटकारा मिल गया। उनकी गाड़ी बहुत तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रही थी। भूत बंगले से जान छूट गई थी। कहते हैं वीरान जगह से हमें हमेशा मोहतात रहो, क्योंकि जिन भूत वीरान जगहों पर ही रहा हुआ करते हैं।